नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। चलिए आज के अहम सवाल की शुरुआत करते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के सवाल में हम छत्तीसगढ़ से जुड़ी कई अहम मुद्दों को आपके सामने रखते हैं, उस पर पक्ष विपक्ष के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। और छत्तीसगढ़ में इस समय बड़ी संख्या में नक्सली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जो नक्सली हथियारों से लैस रहे हैं वे अपने हथियार पुलिस को सौंप रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस मुठभेड़ के दौरान भी हाल ही में पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी मात्रा में हथियार को जब्त किया है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस इन जब्तशुदा हथियारों का क्या करती है, इन्हें किस प्रकार से नष्ट किया जाता है और कैसे काम करती है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और इसी मुद्दे पर सबसे पहले डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मुद्दे पर नक्सलियों को किस तरीके से उनकी सरकार ने काबू करने की कोशिश की, इस पर क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। भूपेश बघेल जी बहुत अच्छे से जानते होंगे नक्सलियों के बारे में, ये अच्छी बात है। पर जिस प्रकार से लगातार जो इनामी नक्सली हैं सरेंडर हो रहे हैं, जो उनके टॉप लीडर हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। और भारत सरकार और राज्य सरकार की जो प्रतिबद्धता है कि बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त करेंगे। यह भी याद रखने लायक बात है कि सरगुजा भी नक्सलवाद से प्रभावित था और आज सरगुजा पूरी तरह से नक्सल मुक्त हुआ है। और इसलिए निश्चित रूप से जो संकल्प है बस्तर और देश को नक्सल मुक्त बनाने का वो पूरा होने वाला है। ये हमारी योजना थी जिसके कारण से जो विश्वास, विकास और सुरक्षा की योजना हम लोगों ने किया था और उसके कारण से वहाँ के आदिवासियों के, वहाँ के निवासियों के, वहाँ के पत्रकार, वहाँ के व्यापारी, वहाँ के जवान, सबका विश्वास हमने जीता और इस कारण से नक्सलवाद पीछे हटा। उसकी जल जंगल जमीन की जो समस्या थी उसको लाखों परिवार को हमने वन अधिकार पट्टा दिया। सरगुजा मतलब अबूझमाड़ में भी पट्टा वितरण किया गया। सामूहिक जो दावे हैं उसके पट्टे दिए गए, उसके ऋण माफी किया गए, उसके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सब व्यवस्था की। तो ये विश्वास हम लोगों ने जीता। इस कारण से नक्सल में भर्ती बंद हो गया और इसी कारण से धीरे धीरे कमजोर होते गया और करीब 600 गांव हमने खाली करा दिया। और वही नीति के कारण से आज नक्सलवाद की कमर टूट गई है। तो नक्सलवाद की कमर टूटी है, ये पक्ष और विपक्ष दोनों कहता है। और ये जो तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा नक्सलियों का सरेंडर था। और देखिए इसमें कितनी बड़ी संख्या में हथियार जो है वो नक्सली सरेंडर करते हैं। और इन हथियारों को लेकर के ही अब आज सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन की टीम इसे किस तरीके से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। जब्त हथियारों का क्या होता है, क्या इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हाल ही में भले छत्तीसगढ़ में नक्सली जो है वो बैकफुट पर जा रहे हो, लेकिन एक दौर था जब नक्सली जो है वो दिन दहाड़े थानों के अंदर जाते थे और अपनी ज्यादातर लूटे जो हथियार हैं वो पुलिस प्रशासन की टीम के ही हैं। सेफ कस्टडी में इन हथियारों को रखा जाता है। ऐसे में आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि जब्त हथियार जो है किस तरीके से वो आगे काम आते हैं, क्योंकि देखिए नक्सली तो आ रहे हैं मुख्य धारा में, उन्हें बड़ी संख्या में मुआवजा भी मिल रहा है और नक्सली जो है
वो नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन INS 24/7 वो तमाम सवाल लेकर आया है कि आखिर उन हथियारों का क्या होता है। हथियारों को लेकर सवाल है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका आपसे तारुफ करवाएंगे और सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और चलिए मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से शताब्दी पांडे जी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। बहुत स्वागत है मैम आपका INS 24/7 पर। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आप क्या कुछ बताएंगी कि किस तरीके से नक्सलियों का जो ये इतना जखीरा बरामद हो रहा है हथियारों का, जिसके जरिए वो खून बहाते थे हरे जंगलों के अंदर, उनको किस तरीके से पुलिस प्रशासन की टीम नष्ट करती है, उनका इस्तेमाल करती है? देखिए, ये सब पुनर्वास नीति के तहत सब कानूनी तरीके से इस पर कार्रवाई होती है। और जब भी ऐसे जब्त किए गए जो हथियार होते हैं, इनको पहली बात तो इनकी जब्ती बनाई जाती है, इनका रिकॉर्ड लिखा जाता है, कौन कौन से हथियार हैं, मानक हैं, अमानक हैं, है ना। और इन सब का जो रिकॉर्ड रखा जाता है, इसके बाद जो भी अवैध हथियार हैं, जो कि अमानक हैं, इनको नष्ट कर दिया जाता है। शस्त्रागार में ये रहते हैं। और जो भी ये नक्सली पकड़े गए हैं, जो या फिर जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, ऐसे नक्सलियों के ऊपर कुछ समय तक निगरानी रखी जाती है। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है आत्मसमर्पण की, इसमें आप देखेंगे कि 3 बातें शामिल होती हैं। एक तो ये कि एक कानूनी प्रक्रिया जिसके तहत इनको जितनी भी इनके साथ में कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके बाद जो दूसरी बात आती है, वो आती है सामाजिक रीइंटीग्रेशन की। सामाजिक रीइंटीग्रेशन इनका कैसे होगा, इस पर भी काम करना होता है। और तीसरी बात होती है सुरक्षा की। तो इस प्रकार से इन 3 बिंदुओं पर ये इन नक्सलियों के साथ जो आत्मसमर्पित हैं, इनके साथ कार्रवाई होती है। इसी तारतम्य में जो इनके हथियार हैं, जो हथियारों का जो इतना जखीरा है, इसको चेक किया जाएगा, देखा जाएगा और उसके आधार पर तय किया जाएगा कि पहली बात तो ये शस्त्रागार में रखे जाएंगे, इनका पंजीकरण होगा, इनकी लिस्टिंग होगी, और उसके बाद ही तय होगा कि इनका इसमें से कितने जो हैं वो अमानक हैं। और उस आधार पर तो क्या अब तक कोई ऐसा रिकॉर्ड है कार्रवाई कि उनका इस्तेमाल कैसे हुआ है? क्योंकि देखिए ये बहुत ये चीज होती है, सेंसिटिव मामला होता है। तो हथियारों को लेकर के अब तक नक्सलियों के हथियार क्या नक्सली जो लूटते हैं वापस जिन थानों से लूटते हैं उन्हें दिया जाता है, कैसे काम होता है, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी में है कि ये चूंकि इसका उपयोग इन्होंने गांववासियों और निहत्थे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए किया है, तो निश्चित रूप से इनका जो है वो इनको समाप्त ही किया जाता है, ऐसे हथियारों को। ठीक है। और जो मानक हथियार हैं, जो ऐसे हथियार हैं जो उपयोग के लायक हैं, इनको कहीं ना कहीं प्रशिक्षण इत्यादि में उपयोग में भविष्य में लिया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना। ठीक है। शताब्दी मैम आप बने रहिएगा हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ गए हैं। शुभ्रांशु चौधरी जी नक्सल मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप दुबे जी भी है। संदीप जी, मैं आऊंगा आपके पास। सबसे पहले नक्सल मामलों के जानकार शुभ्रांशु जी से ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप इसको किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? नक्सली से जो हथियार बरामद हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में, अभी हाल ही में सबसे बड़ी टीम जो थी नक्सलियों की वो समर्पण की। तो क्या आपको लग रहा है कि कैसे इन चीजों का इस्तेमाल जो है प्रशासनिक टीम आगे बढ़ाती है? कोई आपके पास जानकारी? देखिए, जो ये कोई नया मामला तो है नहीं, सारी दुनिया में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, बहुत सारे जगहों में आत्मसमर्पण होता है। पर जैसा शताब्दी जी बता रही थी, यहाँ पर
जो आर्म्स देखने को मिल रहा है, जैसे हमारे देश में भी जब कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में जो ग्रुप्स हैं उनको हमने देखा है, या एलटीटी के पास में वो आर्म्स खरीदते थे, उनके पास में क्रेट्स आते थे आर्म्स के। यहाँ पर जो आर्म्स दिख रहे हैं, और सभी ने देखा भी है जो जर्नलिस्ट अंदर जाते रहे हैं, क्योंकि ये मध्य भारत में है, तो यहाँ पर ज्यादातर आर्म्स जो हैं या तो वो पुलिस से छीने हुए हैं या बहुत ही रूडिमेंट्री से आर्म्स हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे देश में आर्म्स कोई बनाता नहीं है, वो सिर्फ सरकार ही बनाती है। तो जो भी उनके पास है वो सरकार का ही है। अब कुछ होंगे जो कि मुंगेर जैसी जगहों पे जहाँ पे इस तरह की इंडस्ट्री है, पर जहां तक सेंट्रल इंडिया के माओवाद का प्रश्न है, ये ज्यादातर लूटे हुए, पुलिस से लूटे हुए या भ्रष्टाचार की तरह, जैसे गोलियां हैं, वो तो कहाँ से उनके पास पहुंचते थे। कितने लोग पकड़े गए हैं, सुकमा में पकड़े गए हैं लोग, और जगहों में पकड़े गए हैं। और वो खुद बनाते भी बहुत सारी चीजें थे, जैसे मशीन गन, उन्होंने मशीन गन तो नहीं, रॉकेट लॉन्चर वगैरह, उन्होंने मशीन गन के रिपेयर के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया था। तो इसकी एक प्रक्रिया होती है, जैसे शताब्दी जी बता रही थी, उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा। मेरा सुझाव है कि इनको जो है प्रशिक्षण के साथ साथ एक प्रदर्शनी की तरह रखना चाहिए कि किस तरह से बर्बादी हुई है पिछले 50 सालों में, तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां ये सब सीख सकें कि बंदूक का क्या उपयोग होना चाहिए, उसका उपयोग शांति के लिए होना चाहिए, न कि जैसा शताब्दी जी बता रही थी कि गांव के लोगों को मारने के लिए। बिल्कुल, लेकिन शुभ्रांशु जी, मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, तो जानकारी मिली मुझे कि कई जो हथियार है जो नक्सलियों से जब्त होता है, उनमें जिस थाने से लूटा गया है या जिस जिले का है या फिर जिन राज्यों का है, दूसरे राज्यों से भी सप्लाई करके नक्सली जो है लाते हैं, उनको एक वक्त के बाद, उनकी तहकीकात करने के बाद जब जानकारी पूरी होती है तो उन्हें लौटा भी दिया जाता है। ये कितनी सच्चाई है इस बातों में? जो जैसा प्रोडक्शन सरकार करती है, तो हर जो अस्त्र है उसका एक यूनिक नंबर होता है, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि वो कहाँ से आया, कैसे आया, और उसको वापस भी किया जा सकता है अगर वो सही अवस्था में हो, फिर चलने लायक अवस्था में हो। जैसे सोनू हैं ये जो अभी जिन्होंने सरेंडर किया, वेणुगोपाल, वो मुझे एक बार दिखा रहे थे कि देखो हमने लड़कों को इतना ट्रेन किया है कि वो आपके सामने जो AK-47 है, AK-56 है, इसको पूरा खोल देंगे और खोल के फिर से पूरा असेंबल कर देंगे। अच्छा। तो अगर वो अच्छी हालात में है तो उनका फिर से उपयोग किया जा सकता है, और अगर अच्छी हालात में नहीं है तो उसकी प्रदर्शनी की तरह उसका उपयोग किया जा सकता है। पर ये ज्यादातर, मतलब लगभग सभी सरकार से ही लूटे हुए हैं। जैसे उन्होंने तो पूरा शस्त्रागार भी लूटा है, वो जो नयागढ़ में, आपको याद होगा 2006-07 की बात है, वहां पे तो हजारों हजारों उन्होंने लूटा था। और जितनी भी वो पुलिस की हत्या करते हैं, सब उनका मुख्य उद्देश्य ये होता था कि आर्म्स को स्नैच किया जाए। तो इन पर आगे देखना होगा कि क्या। पर सबसे बड़ी बात जो अभी दिक्कत की है वो आईडीज की है। इन्होंने जगह जगह आईडी लगा रखी है, और मुझे आशा है कि इनको पता हो कि इन्होंने कहाँ लगाया है ना, क्योंकि वो एक बड़ी कैलामिटी होती है। इसको कहते हैं ट्रांजिशनल जस्टिस ना, जब एक समाज जो ट्रांजिशन में जाता है, मतलब जहां बदलाव होता है, तो उसकी ये सब दिक्कतें हैं कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए लगा रखी है, लेकिन अब बॉर्डर बदल जाता है तो वो भी मारे जाते हैं, ग्रामीण भी मारे जाते हैं। तो क्या उनके पास में वो नक्शे हैं, वो नक्शे कितनी जल्दी मिलेंगे, उसके बाद कैसे उनको डिफ्यूज किया जाए, ये सब काम करने की अब जरूरत है कि कहाँ कहाँ उन्होंने आईडीज लगा रखे हैं। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, बेहद सुलझा दिया इन सवालों का। लेकिन एक सवाल ये है कि सर, मैंने देखा कि पिछले दिनों एकदम से जो नक्सल का गढ़ है, अबूझमाड़ वाला इलाका, वहां पर छोटे छोटे मिनी गन फैक्ट्रीज भी मिली जहां पर वो हथियार खुद बनाते थे। तो उनको लेकर के सरकार की क्या योजनाएं रहती होंगी, या नक्सली जो है वो अपना हथियार खुद बना रहे हैं, तो उनको कैसे सरकार जो है वो जब अपनाती होगी तो उनको कैसे इस्तेमाल करती है या नष्ट करती है? तो जो आदिवासी समाज है, कम से कम अबूझमाड़ का, तो वो तो बहुत पीछे है ना, 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में वो अभी भी जी रहे हैं। तो उनके सभी के पास में ये भरमार बंदूक हुआ करते थे, जिससे वो सुअर मारते थे
या अपनी सुरक्षा के लिए भी उसका उपयोग करते थे। बारूद वो बनाना भी जानते थे, कुछ चीजें बाजार से खरीद के। माओवादियों ने उसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बनाया था, और जो अस्त्र बाहर से लाते थे उसका वो रिपेयर ये सब भी वो सब करते थे। तो एक पीढ़ी को उन्होंने मिलिटेंट तो बनाया है, और लोगों को न सिर्फ अस्त्र बनाना सिखाया, जैसे जो दूसरे व्यक्ति जिन्होंने सरेंडर किया, जिसको रूपेश कहते हैं, अभी जब मैं मिला था तो उनका नाम सतीश था। तो उनको तो कहा जाता है कि वो बॉम्ब मेकर हैं नक्सलियों के। अच्छा। उन्होंने ही जो चंद्रबाबू नायडू के पीछे जो बम लगाया था, उसके पीछे भी कहा जाता है उनका हाथ है। 1996 से जितने भी बड़े बड़े आईडी विस्फोट हुए उसमें उनका हाथ है, ऐसा कहा जाता है। तो इन्होंने एक पीढ़ी तैयार की है। अब वो पीढ़ी अब धीरे धीरे सरेंडर कर रही है, तो धीरे धीरे ये सब अस्त्र जो हैं समाज से निकले, वरना फिर उसका दुरुपयोग होगा ना, वरना फिर वो छोटे छोटे गुट बनेंगे या व्यक्तिगत रूप से रंजिश के लिए उसका उपयोग होगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, और ये डॉक्यूमेंटेड प्रक्रिया है। जैसे मैंने कहा कि ट्रांजिशनल जस्टिस का जो, इस पर लोग पीएचडी करते हैं, इस पर लोग एमए एमएससी की डिग्री करते हैं, तो उनको इन्वॉल्व अब करने की जरूरत है। ठीक है, इन चीजों में अब बने रहेगा सर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता काफी देर से हमें सुन रहे हैं। सर माफी चाहूंगा संदीप दुबे जी, आपसे तो सवाल यही है कि आप भी लंबे वक्त तक सरकार में रहे हैं, आप इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं और इसे और कैसे बेहतर बनाया जाएगा? आप तो विपक्ष में हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रक्रिया जो है सरकार कांग्रेस की रही या बीजेपी की रही, कानूनी प्रक्रिया से ही सारे चीज चलते हैं। अभी जितने भी नक्सली समर्पण किए गए उनको उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, उनके खिलाफ जितने भी अदालत में आज जहां संबंधित अदालत में पहले से प्रकरण चल रहे हैं, जहां एब्सकॉन्ड डिक्लेयर हो चुके हैं, उसके साथ साथ जो हथियार की जब्ती होगी उसकी लिस्ट बनाई जाएगी। लिस्ट बनाने के बाद कोर्ट को ही बताया जाएगा कि ये और जो आपने अभी चौधरी जी ने पूरा विस्तार से बताया है कि उसमें जो नंबरिंग रहता है, उस नंबरिंग से किस फैक्ट्री में बना है, किस ईयर में बना है, कौन से मॉडल है, ये सब उससे पता चल जाएगा। तो ये सब की जो जब्ती बनाई जाएगी, बनाने के बाद कोर्ट से परमिशन लेके आगे की प्रक्रिया होगी। समर्पण जो है वो एक बड़ा जो शासनिक जो पॉलिटिकल विल के कारण होता है, उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो अदालत से बिना कनेक्ट हुए नहीं हो पाएगी। तो अदालत से परमिशन के बाद आगे कार्रवाई होगी। अदालत को बताना पड़ेगा कि इतने जो नाम लिस्ट हैं, इनके खिलाफ पहले से 4 प्रकरण है, 3 प्रकरण है, इसमें एब्सकॉन्ड डिक्लेयर है। तो सारा अभी प्रक्रिया चलेगा। इस प्रक्रिया के बीच में सरकार, अब रही बात जिन हथियारों की आप जब्ती बता रहे हैं, जिन हथियारों की इन्होंने लूटा था, सुमांशु चौधरी जी ने पूरा बताया है, उसको वो कोर्ट से परमिशन लेके सरकार अपने पास वापस रखेगी। और जिन जिन प्रदेश का है वो प्रदेश भी सरकार से परमिशन वाले कोर्ट से परमिशन लेके उसको अपने पास वापस लेगी। फिर उसका जिस प्रकार से उपयोग करना चाहे सरकार अपना निजी करेगी। अभी इससे पहले तक जो भरमार हथियार बहुत सारे जो जब्त हुए बस्तर एरिया में, अभी माल खाने में 20-20 साल 25-25 साल से जब्ती हैं, 30-30 साल से जब्ती हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाई है सरकार, क्योंकि वो ऐसे हथियार है जो अमानक हथियार बोल सकते हैं, जिसको उपयोग जो है गवर्नमेंट अपने उसमें करती नहीं है। तो उसको माल खाने में नॉर्मली रखती है, और उसका उपयोग सरकार, जैसे चौधरी जी सुझाव दे रहे थे कि इसको जो है कम से कम एक म्यूजियम बनाया जाना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि किस प्रकार से जो है इन लोगों को प्रेरित होके चाहे बस्तर के लिए लड़ाई लड़े, चाहे बस्तर के लोगों के लिए लड़ाई लड़े, चाहे इनको गुमराह किया गया, लेकिन मुख्य धारा में फिर आके राज्य सरकार से विकास की मांग कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन स्कीम है सरकार के द्वारा बनाया गया, पहले भी बनाया गया था और लेकिन अब तो आप खुश तो होंगे ना, क्योंकि देखिए सरकार कोई भी है, नक्सल तो खत्म हो रहा है, तारीफ तो करेंगे ना, मौजूदा सरकार ने टारगेट भी फिक्स कर दिया है। देखिए, मैं अभी की सरकार ने जो कार्रवाई किया और केंद्र सरकार ने उसमें जो सहयोग दिया, उसका निश्चित रूप से सभी लोग स्वागत करते हैं। अच्छा, कोई भी विपक्षी दल है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उनके खिलाफ बात करें, लेकिन आपको ये समझना होगा कि नक्सल, अगर पॉलिटिकल बात करना चाहें तो नक्सलियों का सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ा माने भय रूप जो लिया, ये भाजपा शासन काल में ही लिया। जब रमन सिंह की सरकार थी, 15 साल जिस प्रकार से नक्सलियों ने हिंसा किया, नक्सलियों ने कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर की हत्या की है,
तो ऐसा आप कांग्रेस और बीजेपी नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि केंद्र और राज्य सरकार का लगातार इस पर जो है काम चल रहा था, और उस काम का अभी परिणाम है कि निश्चित बिल्कुल। रूप से अभी एक और क्योंकि एंगल जो था भी सर जी, संदीप जी, एक और एंगल जी था कि हथियार नक्सली जो सरेंडर कर रहे थे, आप ही के सिपह सालार कह रहे थे कि कई फर्जी नक्सली हो सकते हैं, लेकिन जो हम हथियारों वाला वीडियो फुटेज दिखा रहे हैं उसमें तो नहीं कहिएगा ना कि इसमें भी कोई फर्जी हथियार है, बाकी सब ठीक तो है ना? अब इस बारे में कौन क्या कह रहा था ये तो नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सारे मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, नलिनी सुंदरम भी लड़ी है कि कई ग्रामीणों को मारा गया है। ये एक जहां पे आप सोशल वहां एरिया में आप इस प्रकार से मोर्चे पे लड़ाई लड़ते हैं तो कई सामान्य लोग भी ठीक है। इसमें चपेट में आ जाते हैं, ग्रामीण मारे जाते हैं। इसको आप इनकार नहीं कर सकते। आप ऐसा करके वो उन लोगों की पीड़ा को आप समझिए जो बस्तर में रह रहे हैं, जिन लोगों ने नक्सलियों में के साथ कभी दिया नहीं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बनती है क्योंकि वो लोग मिक्सअप रहते हैं और वो लोग मुखबिर के आरोप में मारे जाते हैं। कई प्रकार के बहुत सारे एक समस्या रहता है। ठीक तो है, हाँ उन बिल्कुल, वो बातों को तमाम आप चीजों के बीच जैसे शरीर में जब ऑपरेशन होता है तो बिल्कुल एक चीज बुरी चीज को निकालने के लिए बहुत सारी चीजों को सावधानी पूर्वक से देख करके ये ऑपरेशन किया जाता है। सेम वही चीजें जो है यहां चल रही हैं। संदीप जी आप बने रहेगा हमारे साथ, लौटूंगा। शताब्दी मैम सुन रही थी, उनका रुख कर लेते हैं। शताब्दी जी क्या कहेंगे आप? हथियारों की बरामदगी तो हो गया, इन चीजों पर जो है वो सरकारी एक प्रक्रिया होती है, उसके जरिए आगे बढ़ता है, लेकिन आप लोगों ने जो डेट फिक्स किया है वो माना जाए कि वो एकदम से लॉक है और उसके बाद से जो है वो शांति बहाल तय है पूरी तरीके से? निश्चित रूप से हम सभी इसके लिए निश्चिंत हैं कि 2026 30 मार्च तक 31 मार्च तक जो है ये बिल्कुल इस हथियारी नक्सल का खात्मा किया जा चुकेगा। बार बार हम इस शब्द को कहते हैं क्योंकि अब चुनौती ये रहेगी कि हिंसा करने वाले और हथियार लेकर घूमने वाले नक्सलियों ने तो अपना मन बना लिया सरकार की पुनर्वास नीति और सरकार के अटैक से कि हमको अब आत्मसमर्पण करना चाहिए और हथियार को जमीन पर रख देना चाहिए। लेकिन जो ये विचारधारा है, ये जो नक्सलवादी विचारधारा है, ये शहरों में कहां तक किन किन लोगों के बीच तक पहुंच चुकी है, इस पर भी आगे चुनौती रहेगी, इस पर भी काम करना होगा और इसके लिए समाज का सहयोग बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। होगा। और बिल्कुल, अभी ये आपने जो टॉपिक आत्मसमर्पित आपने जो नक्सली बात हैं, कही ना वो बहुत अहम है मैम। शताब्दी जी बात बहुत जरूरी है कि जो मानसिकता है नक्सलवाद वाली, आज तो डर के मारे हथियार छोड़ रहे हैं, लेकिन उसका भविष्य मैं में क्या आगे एक बात कह रही थी कि ये जो आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं, इनका पंचायतों में सोशली रीइंटीग्रेशन ये बहुत जरूरी है। पंचायतों में इसका जब सामुदायिक एकीकरण होगा तब ये समस्या पूर्ण रूपेण समाप्त हो गई, ये हम मान पाएंगे। ठीक है, शुभ्रांशु जी, इसके लिए शुभ्रांशु जी के पास मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। शुभ्रांशु जी काफी सहमत होंगे इस बात से। हाँ शुभ्रांशु जी, आपसे मेरा एक अंतिम सवाल है। आप बहुत बड़े बड़े नक्सलियों से मिले हैं, आप जैसा कि बता रहे हैं, अब तक जो हथियार बरामद हुए हैं उन हथियारों के अलावा आपको क्या लगता है अभी कितने और हथियार हैं जो नक्सली अपने मांद में छुपा कर रखे होंगे, कोई अनुमान? और दूसरा ये अहम सवाल है कि क्या आज मौत के डर से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं? उनकी विचारधारा बदलना बहुत जरूरी है। ये नक्सली तो मौत के डर से ही सरेंडर कर रहे हैं, पर अभी तक सिर्फ 25% नक्सली ही सरेंडर किए हैं। तो ये थोड़ा प्री मेच्योर है आज की जो आपकी डिस्कशन यहाँ पर है। 75% नक्सली ने अभी भी सरेंडर नहीं किया है, पर आशा है, मुझे तो बहुत आशा है। सरकार भी अभी कोशिश कर रही है, आप देख रहे होंगे कि ऑपरेशंस रुके हुए हैं, तो बातचीत चल रही है पीछे से, और वो भी सरेंडर करेंगे। पर एक धड़ा है, अब ये कांग्रेस के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो सरेंडर किया है सोनू, जिनको वेणुगोपाल कहते हैं, वो प्रेस से बात करते हुए उन्होंने मुझे तो 2-3 हफ्ते पहले ही उन्होंने बताया था, जब उन्होंने सरेंडर नहीं किया था तब वो बता रहे थे कि कांग्रेस की जो सरकार है तेलंगाना में, वो ये कह रही है कि आप लोग लड़ाई जारी रखिए। जो तेलंगाना समिति है माओवादियों की, हम आपको पूरी मदद करेंगे, हम आपको आर्म्स देंगे, ये सब बातें वो कह रहे हैं। हो सकता है कि वेणुगोपाल झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल संभव है, पर इसकी जांच होनी चाहिए। जैसे आपको मालूम है कि अगर ये 75% लोगों के साथ बात नहीं बनती है
तो लंबी लड़ाई होगी। वो 6 महीने में खत्म होगा या नहीं पता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। अभी भी पूरा और सुकमा हथियारों का बचा है, जखीरा भी पूरा बहुत बड़ा बीजापुर है अभी बचा इनके है। पास। हथियार भी इनके पास अभी बहुत है। अभी 1000 हथियार वाले नक्सली बाकी हैं ना, लगभग 1000 से 1200 ठीक। जितने सरेंडर किए हैं। आप कह रहे हैं 1800, उसमें से आर्म्स वाले कितने थे? शायद हाँ। आधे भी नहीं होंगे, उससे भी कम होंगे, है ना। तो अभी बड़ा मतलब मेजॉरिटी जिसको अभी हम लंबी कहते हैं, लड़ाई है कुल मिलाकर। बहुत लंबी तो बिल्कुल। नहीं है। मुझे लगता है कि वो ये भी सरेंडर कर देंगे, क्योंकि माहौल वैसा माहौल, है। हाँ बिल्कुल, कमर टूटने जैसा माहौल बन गया है। बहुत शुक्रिया आप कमर तो तीनों का टूट हमारे साथ चुकी है। जुड़ने के लिए, शताब्दी मैम और शुभ्रांशु जी, और इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि नक्सलवाद को लेकर के लगातार जो है वो कार्रवाई जारी है, और आज हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर नक्सलियों के इन हथियारों का क्या होता है। हमारे कई मेहमानों ने बताया कि बड़ी संख्या में अभी हथियार हैं जो बरामद होना बाकी है। ऐसे में लगातार कार्रवाई भी जारी है और लगातार हमारी चर्चा भी जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।